बट आपका एक्सपीरियंस मेरे से शायद 10 गुना ज़्यादा होगा इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज एवरी डे बेसिस पे आप कम से कम नहीं तो 2-3 हज़ार जेमस्टोन्स तो देखते ही होंगे। क्या ऐसा आपको फील होता है कि योर नॉलेज इज 100% या फिर इतना कुछ है इस इंडस्ट्री के अंदर दैट यू फील कि भाई अभी तो आई हैव जस्ट टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आज वर्ल्ड में बहुत बड़े 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 जेमोलॉजिस्ट हैं। अगर मैं अपने आप को उनसे कंपेयर करूं तो आई एम पॉसिबली अ बेबी इन डायपर्स येट। तो जैसे कि इतने सारे स्टोन्स हैं बट 9 ही क्यों चुने गए हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी ऑफ दीज स्टोन्स? हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट कितने हैं? 9 ऑफ कोर्स। मैंने वहाँ पे स्टोन्स देखे विच आर मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड। ऑफ कोर्स, मतलब ऑल ऑफ देम। इतने पुराने पुराने स्टोन्स 1 लाख साल, 2 लाख साल, 3 लाख साल। सो अगर मैं एक सफ़ायर की बात करता हूँ तो एक पिंक सफ़ायर है और वो एक रूबी है, दोनों सेम दिखते। वाई इज इट कॉल्ड अ पिंक सफ़ायर? बिकॉज दोनों तो कॉरंडम फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। इतनी सारी लैब्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो कौन सी ऐसी लैब्स हैं जिसको एज अ कस्टमर मुझे ट्रस्ट करना चाहिए इंडिया में एंड इंटरनेशनली? हीरे से ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है, बट लोगों को ये भी समझाना बहुत ज़रूरी है ऋषि। हार्डनेस और टफनेस दो प्रॉपर्टी हैं। हीरा कभी घिस नहीं सकता मगर हीरा टूट सकता है। आपके हिसाब से सबसे सुंदर जेमस्टोन, मे बी 3 मोस्ट ब्यूटीफुल जेमस्टोन्स अकॉर्डिंग टू यू? हीरे के बाद पन्ना एक ऐसी चीज़ है, इनफैक्ट गाना भी है, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। तो ऑफ कोर्स दे गो हैंड इन हैंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि वर्मा और मैं एक 5th जनरेशन ज्वेलर हूं एंड अ जेमोलॉजिस्ट एज वेल। तो आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें मेरे साथ हैं मिस्टर जसमीत। मिस्टर जसमीत जो है वो बहुत ही इंडस्ट्री के टॉप जेमोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही फेमस हैं और बहुत अच्छी नॉलेज है इनको। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं पूछना चाहता हूं जसमीत जी से, जसमीत जी के बैकग्राउंड के बारे में। जसमीत जी ने कैसे जेमोलॉजी स्टार्ट करी और आज इंडस्ट्री में क्या क्या उन्होंने नई नई चीज़ें देखी हैं, क्या क्या चीज़ें वो लेकर आए हैं और आपको उनकी बात क्यों सुननी चाहिए। तो जसमीत जी। थैंक यू ऋषि फॉर होस्टिंग मी। प्लेजर। वेल, मेरा जमोलॉजी का सफ़र तो शुरू हुआ था 1998 में, जहाँ मैंने एक बेसिक जमोलॉजी का कोर्स किया था दिल्ली में, फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जमोलॉजी विच इज़ इन क्रोलबाग दिल्ली। और एक बेसिक कोर्स करने के बाद आई गॉट इंटरेस्टेड इन दिस, तो मैंने एक और डायमंड ग्रेडिंग का कोर्स किया एंड देन दे हैड अनदर एडवांस जमोलॉजी कोर्स जिसको मैंने कंप्लीट किया। बट आई गॉट सो इंटरेस्टेड दैट फाइनली मैं सूरत पहुंचा और वहाँ मैंने रफ डायमंड्स का कोर्स किया जिसके अंदर उसकी ग्रेडिंग और असॉर्टमेंट मैंने सीखी। बिकॉज अगेन आई गॉट सो इंटरेस्टेड दैट आई एंडेड अप इन यूके और मैंने वहाँ जाके जेमोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से FGA, जिसे फेलो ऑफ जेमोलॉजिकल एसोसिएशन कहते हैं, मैंने ये कोर्स किया। बेसिकली ये वो कोर्स है जिसे डॉक्टर जेम्स शिपले, जो कि GIA के फाउंडर हैं, 1920 में ये कोर्स उन्होंने यूके जाके किया था और उसके बाद अमेरिका जाके उन्होंने GIA शुरू किया। Wow, 1920 20 में। 1920. Wow. So that's more than a century, I would say. And this is the oldest college This I know is possibly the oldest gemological institute in the world. Wow. और बहुत बड़े बड़े नाम जिनकी बहुत सारी बुक्स वर्ल्ड के अंदर हैं वो सब जेमे से हैं। सो यू कैन से पॉसिबली दैट इज द एपिसेंटर फॉर द ओरिजिन ऑफ जेमोलॉजी इन द वर्ल्ड। सो आफ्टर फिनिशिंग माई FGA, आई ऑल्सो वर्कड इन अ लेबॉरेटरी इन न्यू दिल्ली, जहाँ पे लगभग मैंने 1.5 साल प्रैक्टिस करी। आई केम अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ जेम स्टोन्स, सो दैट वाज लाइक ब्रशिंग माई नॉलेज इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड दैट वाज वेरी अर्ली इन माई करियर। तो आज ऑलमोस्ट 26 साल के बाद आप ये समझिए कि शायद लाखों नहीं करोड़ों जेम स्टोन्स मेरे हाथों और नज़रों से निकले हैं, Wow. जिससे हम लोग रोज़ देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं। ऑफ कोर्स साइंटिफिक नॉलेज जो गेन की है इन कोर्सेज में जाके, उसके बेसिस पे ही हम अपने डिसीजंस, अपनी नॉलेज उनके ऊपर इम्प्लाई करके जो है जूलर्स की हेल्प करते हैं, या ट्रेड में ये चीज़ें काम आती हैं। So आप जैसे बता रहे हैं कि जेमस्टोन्स को आपने, इतने सारे जेमस्टोन्स को आपने देखा, और मुझे पर्सनली फील होता है जैसे मैं भी बहुत सारे जेमस्टोन्स को देखता हूँ एवरीडे बेसिस पे, बट आपका एक्सपीरियंस मेरे से शायद 10 गुना ज़्यादा होगा इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज एवरी डे बेसिस पे आप कम से कम नहीं तो 2-3 हज़ार जेमस्टोन्स तो देखते ही होंगे। डेफिनेटली। क्या ऐसा आपको फील होता है कि योर नॉलेज इज 100% या फिर इतना कुछ है इस इंडस्ट्री के अंदर दैट यू फील कि भाई अभी तो आई हैव जस्ट टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज व्हेन आई सी माय सीनियर्स, आज वर्ल्ड में बहुत बड़े 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 जेमोलॉजिस्ट हैं, अगर मैं अपने आप को उनसे कंपेयर करूं तो आई एम पॉसिबली अ बेबी इन डायपर्स येट। वाओ। बिकॉज ये स्ट्रीम इतनी बड़ी है, इतनी वास्ट है कि आप इसके अंदर रोज सीखते हो। मुझे 26 साल हो गए सीखते हुए। सो बेसिक, लेट्स कंपेयर टू समथिंग लाइक मैथमेटिक्स, कि अगर आप स्कूल में जाते हैं तो आपको 1-2 की गिनती से लेके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सिखाते हैं।
बट अगर हम साइंटिस्ट लेवल तक चले जाएं तो वो पॉसिबली इन्फिनिट कैलकुलस तक की कैलकुलेशंस करते हैं. you're So is inventing. gemology. Yeah. But a very senior gemologist, he once told me one thing. He said, our job is similar to a doctor's. The only difference is when a doctor makes a mistake, the patient dies. But if a gemologist makes a mistake, the gemologist dies. Because एक गलत डिसीजन जो है वो आपका करियर खराब कर सकता है. Absolutely, absolutely. So tell me a little bit more about the college जो आप मुझे बात कर रहे हैं लंदन में this college. Well, that you have. Gem A is basically, it's called the Gemological Association of Great Britain. Previously इसका नाम था Gem Testing Laboratory and Gemological Association of Great Britain. ब्रिटिश में रॉयल फैमिली की कोट ऑफ आर्म्स होती हैं जो सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस को दी जाती है. तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसके पास रॉयल फैमिली की कोट ऑफ आर्म्स है. ब्रिटिश रॉयल्टी जो है वो इस पर ट्रस्ट करती है और इसको वाउच करती है. बहुत बड़े बड़े जेमोलॉजी जैसे मैंने अभी पहले मेंशन किया था पूरे वर्ल्ड में है जो इस इंस्टीट्यूट से हैं. सो इनके मेनली दो कोर्सेज हैं जिसे एक में FGA कहा जाता है विच इज़ द फेलो ऑफ जेमोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो मैंने की हुई है. और क्या ड्यूरेशन होती है इसकी? इसकी ड्यूरेशन का बेस्ट पार्ट ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज आप कितने प्रोफिशिएंट हैं. बिकॉज अगर एक बेसिक स्टूडेंट जो आज सीखने जाएगा अगर उसकी प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो वो शायद 6 महीने में भी ये कोर्स कर सकता है. बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट कंप्लीटिंग द एग्जामिनेशंस जो कि इनका एक प्रिलिमिनरी और एक डिप्लोमा एग्जाम होता है. द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज एग्जाम्स इज दैट योर पासिंग परसेंटेज हैज़ टू बी 100%. Wow. So there is Wow. no ifs and buts, percentage. You have to be right or you have to be wrong. You cannot be in between because ये fact है कि अगर आपको कोई जेमस्टोन दे तो आप बोले शायद मेरी नॉलेज में ऐसा है या ऐसा नहीं है तो that doesn't solve the purpose. So it either has to be yes or it has to be no. तो like I said, because it is almost like a doctorate in gemology, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत मोटी किताबें हैं. In fact, you will rebrush your knowledge of possibly chemistry and everything during this course because right from the chemical composition to other properties which could be optical, which could be electrical, the best part which you have to learn is inclusions because एक normal trade में जब आप बैठे हैं सिर्फ एक आई ग्लास की मदद से जब आप उस gemstone को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो जो कि 100% केसेस में पॉसिबल नहीं है. बट विद द नॉलेज दैट यू लर्न देयर एंड ऑफ कोर्स विद टाइम एंड एक्सपीरियंस you get proficient in this thing. Wow. शायद आज से 20 साल पहले मुझे एक जेमस्टोन को देखने के लिए अगर मुझे 15 मिनट या आधा घंटा चाहिए होता है आज शायद वो जेमस्टोन मेरे को 5 मिनट के अंदर मैं उसकी आपको पूरे उसके बारे में बता सकता हूँ बिकॉज दिस कम्स विद द वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस. ऑफ कोर्स इनिशियली यू हैव टू हैव द नॉलेज बट जब आप एक चीज़ को रेगुलरली आप देखते जाएंगे आप उसको रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रोफिशिएंसी उसमें बढ़ जाती है. ट्रू. मैंने देखा है आपको, आप 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो. आप तो 10 सेकंड के अंदर बता देते थे क्या ऋषि ये तो ये ओरिजिन का है और ये तो ये इतनी इंक्लूजन है इसके अंदर, इसका ये प्राइस होना चाहिए. बट कमिंग बैक टू द थिंग, अगर आपको भी जानना है कि आपको इस इंस्टीट्यूट के अंदर, दिस इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेनी है और यहाँ जाके जेमोलॉजी सीखनी है तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं जसमीत जी से क्वेश्चन करने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे एडमिशन मिलेगी. सो स्टे टिल द वेरी एंड. और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को कि आपसे हम हैक्स भी पूछेंगे कि यहाँ पे पढ़ने के लिए हैक्स क्या होते हैं कि कैसे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं. सो वी विल वेट टिल द एंड फॉर दैट क्वेश्चन. सो अभी मैं आता हूँ कि जेमस्टोन के बारे में. जैसे कि इतने सारे जेमस्टोन्स, देयर आर सो मेनी ऑफ देम एंड मैंने भी जेमोलॉजी पढ़ी है. आई डिड माय कोर्स फ्रॉम GIA और मैंने और भी एक इंस्टीट्यूट में IIGL करके दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूट था जहाँ से इनिशियली राइट आफ्टर माय स्कूल आई डिड अ स्मॉल डिप्लोमा प्रोग्राम. मुझे आज भी ये लगता है कि ऑफ कोर्स व्हेन यू गो टू द बेस्ट, मतलब अगर मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ या फिर मैं IIM की बात करता हूँ अहमदाबाद की, तो द प्रोडक्ट्स दैट कम आउट ऑफ इट आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन. मतलब दे आर फिट इन देयर पर्टिकुलर फील्ड्स और उनको जो नॉलेज होती है अपने फील्ड की यू कांट कंपेयर इट विद अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी. सो आई फील कि ये पर्टिकुलर कॉलेजेस जहाँ से आप पढ़ाई करते हो, इफ़ यू गो टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो डेफिनेटली आपके क्राउन के अंदर एक ब्यूटीफुल सफायर फिट हो जाता है. सो दैट दैट गोज ऑन. टू सपोर्ट योर टॉक दैट वे आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि देयर आर जस्ट अबाउट मे बी 6 or 7,000 FGAs अराउंड द वर्ल्ड. दैट्स इट. एंड इंडिया में कितने होंगे? वेल इंडिया में जिनको मैं जानता हूँ हम लोग शायद सिर्फ 5 या 10 थे एक ज़माने में जिसमें अब जो सबसे सीनियर जेमोलॉजिस्ट इंडिया के थे डॉक्टर KT रामाचंद्रन, ही इज़ पास्ड अवे फ्यू इयर्स बैक
and there's Dr. Jayashree Panjikar, who's still the leading gemologist in India. She resides in Pune. So I belong to that cadre. I would say the old school in gemology in India. Only 600 in Yeah, the and world. we have a body called the Forum of Indian Gemologists, where I am a committee member. So this is a forum based in Mumbai, which is called the Forum of Indian Gemologists for Scientific Studies, which has Amazing. been there for more than 2 decades. Although after COVID, it's not very active, but this is the hardcore circle of the gemologists in India. So cool. So it is about learning from each other. It is about learning from around the world, because रोज journals आते हैं आजकल इंटरनेट पे, इतनी uploads, डेटा आता है अलग अलग gemological institutions का, जो कि शायद एक जूलर ओवरलुक कर सकता है पर एक gemologist कभी नहीं छोड़ सकता. There are new findings, there are new technologies. रोज एक नई डेवलपमेंट है. मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने 26 साल के करियर में मैंने इतनी एडवांसमेंट्स जेमस्टोन्स के अंदर देखी हैं. आज आप सिंथेटिक्स ले लो, आज आप ट्रीटमेंट्स ले लो, आज आप न्यू ओरिजिन्स ले लो. Yeah, we're growing in every field, Of I think, course. and as a science is And evolving. as a gemologist, I have been lucky enough to meet even people like Dr. Edward Gublin, who is supposed to be the grandfather of gemology. Yeah. So I met him in Bombay in about 99, and that time I was like a budding gemologist. Wow. आप उन लोगों का एक्सपीरियंस देखो, आप उन लोगों की नॉलेज देखते हो, लगता है आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा है. आप ये बात बोल रहे हो, मतलब आई पर्सनली फील कि ही इज़ वन ऑफ द टॉप गाइज दैट आई नो इन द इंडस्ट्री, जिनको इतनी नॉलेज है कि आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हो. तो अगर आपको भी कुछ पूछना है ऐसा जिसकी आपको कभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस. सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर इतनी सारी माइंस हैं एंड फ्रॉम एवरी माइन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन्स कमिंग आउट. सो अगर मैं पर्टिकुलरली 9 स्टोन्स की बात करता हूँ जिनको नवरत्न बोला जाता है, तो कौन सी पर्टिकुलर माइंस हैं जो कि इन पर्टिकुलर 9 नवरत्न स्टोन्स के लिए बेस्ट मानी जाती हैं? जैसे मैं आपको कश्मीर सफ़ायर्स की बात करता हूँ, तो कश्मीर सफ़ायर्स या फिर गोल्डकोंडा डायमंड्स की बात करता हूँ, तो आई वांट टू नो वन बाय वन. वेल ऋषि, लाइक यू सेड, आई वुड रीफ्रेज योर क्वेश्चन, क्योंकि नवरत्न जो हैं वो अपने आप में अलग जेमस्टोन है सारे के सारे. और एक माइन के अंदर एक दो, कई बार 2 से ज़्यादा जेमस्टोन निकलते हैं. बट एग्जाम्पल ये है कि जैसे अगर डायमंड है, तो डायमंड की माइन में आपको लगभग डायमंड ही मिलेगा. उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ एक रॉक मिनरल्स या जेमस्टोन हो सकते हैं, बिकॉज ये एक जियोलॉजिकल पॉइंट है कि जहाँ पे सारे जेमस्टोन्स अर्थ के मैंटल के अंदर, क्रस्ट के अंदर फॉर्म होकर बाहर आते हैं, बट टेक्टोनिक एक्टिविटी या इरोजन या जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, इनकी मूवमेंट की वजह से जेमस्टोन्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं इन अर्थ, या वो चेंज ऑलरेडी हो चुकी है. ऐसा नहीं है कि आज टेक्टोनिक प्लेट्स हिलेंगी तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, डेफिनेटली हो सकती है, बट ये ऑलरेडी मिलियंस ऑफ ईयर पहले हो चुका है. सो ऑल द किमरलाइट पाइप्स इन द वर्ल्ड आर डिपॉजिट्स फॉर डायमंड्स. उसके अलावा जैसे हम रूबी सफायर्स की बात करते हैं, इट इज़ नथिंग केमिकली, दे आर एल्यूमिनियम ऑक्साइड. Okay. Which is the parent family for rubies and sapphire is called corundum. Right, corundum. corundum की माइंस जो हैं वो कई जगह, जैसे श्रीलंका से आप सुनते हो कि सफायर्स आते हैं, बर्मा से रूबीज आती हैं. सो हर जेमस्टोन के लिए एक अलग जगह है. जैसे कोरल्स हैं, अब कोरल्स इटालियन रीफ से भी आते हैं, कुछ जापान में भी होते हैं, और कुछ हमारे इंडिया के पास भी आपने सुना कोरल आइलैंड्स हैं. राइट. सो एक पर्टिकुलर जगह पे आपको ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जेमस्टोन्स मिलेंगे. हर चीज़ के लिए एक स्पेशलाइज जगह है. जैसे हम पन्ने की बात करें, एमरल्ड्स की बात करें, एमरल्ड्स बेसिकली कम फ्रॉम अ स्पीशीज कॉल्ड बेरल्स. राइट. सिर्फ ग्रीन रंग का जो बेरल है, जो डार्क ग्रीन है, उसको हम बेसिकली एमरल्ड कहते हैं. आपकी जानकारी के लिए, अगर वही बेरल एकदम लाइट ग्रीन कलर में है तो उसे लाइट ग्रीन बेरल कहा जाता है, एमरल्ड नहीं कहा जाता. राइट. इसी तरह से बेरल्स में कम से कम 10 और वैरायटीज हैं. जैसे बिक्स बाइट है, गॉशनाइट है, ये सब एक ही माइंस में मिलेंगे, बिकॉज केमिकली वो डिपॉजिट एक जगह है. बट क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसकी कहा जाता है, जिसकी वजह से जेमस्टोन्स में कलर आते हैं. सो अगर स्पीशी एक है और वैरायटी के नाम अलग हैं बिकॉज ऑफ देयर कलर और देयर अदर टेक्निकल प्रॉपर्टी और फिजिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, दैट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट इन इट. But it is just because of the color they are called by different names, या फिर Usually yes, usually because it's first the physical appearance. आपको जो naked eye से दिख रहा है, आप उसके basis पे ही बोलेंगे. हालांकि then again there are similants. So that doesn't mean that you will see two similants with the same color and call them the same name. Right, right. Then according to their properties they have been named in the history. Wow. So मेरा सवाल मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ.
बेसिकली अगर हम नौ नवरत्न की बात करते हैं तो मैं नवरत्न का एक क्वेश्चन आपसे पूछने भी वाला हूँ कि नवरत्न नौ ही क्यों होते हैं? ऐसा इतने सारे स्टोन्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, बट हम नौ रत्नों के साथ ही क्यों खेलते हैं और इनका क्या बेसिक साइंस है, कैसे ओरिजिन हुआ? बट उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि बेसिकली अगर मैं रूबी की बात करता हूँ, सफायर्स की बात करता हूँ, कौन सी पर्टिकुलर माइंस थी वर्ल्ड वाइड जो कि सबसे टॉप क्वालिटी ऑफ स्टोन्स प्रोड्यूस करती थी? वेल सबसे पहले ये कहना गलत होगा कि कोई माइन सबसे ज़्यादा टॉप क्वालिटी प्रोड्यूस करती थी। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कौन सी माइन के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप क्वालिटी अबंडेंस में है। जैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है, हमारे इन द सेंस नॉलेज के हिसाब से ये कहा जाता है कि बेस्ट रूबीज यूजली कम फ्रॉम बर्मा, दे द मोस्ट which is एक्सपेंसिव ऑल्सो। दे यूजली दी मोस्ट एक्सपेंसिव। Yeah. बट उसमें सिर्फ ये कहना चाहिए, जैसे माइंस और भी हैं, जैसे माइंस अफ्रीका में है, मेडागास्कर में है, राइट। राइट। तो उसके हिसाब से आप ये नहीं कह सकते कि एक अफ्रीकन रूबी है जो वो हमेशा बर्मी से इन्फीरियर ही होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर एक अफ्रीकन माइन की बहुत लो क्वालिटी रूबी है और एक अफ्रीकन माइन की Oh, बहुत हाई yes. क्वालिटी रूबी है, सो ऑफ कोर्स द अफ्रीकन हाई क्वालिटी रूबी वुड बी मच हायर प्राइस कंपेयर्ड टू द लोअर बर्मीज माइन ओरिजिन रूबी। बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द रेरिटी, लाइक जेमस्टोन के अंदर बेसिक डेफिनेशन जो मैंने कभी भी आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको बोला जाएगा, अ जेमस्टोन इज बेसिकली अ मटेरियल विद 3 इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ब्यूटी, ड्यूरेबिलिटी एंड रेरिटी। तो ये जो रेरिटी वाला फैक्टर है, ये जेमस्टोन को सबसे ज्यादा आगे लेके जाता है। क्योंकि बर्मा के जो डिपॉजिट थे, बर्मा में 2 माइंस थी, एक मोंगशू और एक मोगोक। नाउ द मोगोक इज यूजुअली कॉल्ड द ओल्ड बर्मा रूबी। अगर आप किसी से सुनेंगे कि ये ओल्ड बर्मा है, सो ओल्ड बर्मा और न्यू बर्मा में कोई ऐसा फर्क नहीं है कि दोनों बर्मा से नहीं आती हैं, जो कि ये एक ट्रेड में मिसकंसेप्शन भी बना देते हैं कई बारी। बट बेसिकली ओल्ड बर्मा इज मोगोक माइन एंड न्यू बर्मा इज कॉल्ड मोंगशू माइन, ओके। बिकॉज ये डिपॉजिट काफी बाद में मिला था मोगोक के। So because the older deposit was possibly a little more higher quality than the Mongshu deposits, इसलिए ओल्ड बर्मा को और बेटर माना जाता है। इसी तरीके आप जैसे बाकी नवरत्नों की बात कर रहे हैं, अगर हम पन्ने की बात करें, इन प्रिंसिपली ट्रेड में कहा जाता है कि कोलंबियन एमरल्ड्स आर द बेस्ट। कोलंबियंस के बाद जाम्बियन एमरल्ड्स आते हैं, जाम्बियन के बाद ब्राजीलियन आते हैं, कुछ डिपॉजिट्स हमारे इंडिया के भी निकलते हैं जिनको ऐसे क्वालिटी वाइज थोड़ा सा इन्फीरियर माना जाता है। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि उस डिपॉजिट में कोई बहुत हाई क्वालिटी जेमस्टोन ना निकला हो। उसकी प्रोपोर्शन बहुत कम हो सकती है। हो सकता है शायद 1 लाख में एक जेमस्टोन जो है वो कोलंबियन की लोअर क्वालिटी को मैच करे और उससे हायर है। बट अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं, अगर ये बोला जाए कि कोलंबियन सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, तो आपको शायद सुन के मज़ा आएगा कि अफगानिस्तान में एक माइन थी जिसे कहते हैं पंजशीर वैली, पंजशीर, यस। और अफगान में एक वैली है जिसे कहते हैं स्वात वैली। स्वात वैली और पंजशीर वैली के एमरल्ड्स पॉसिबली कोलंबियन से भी ज़्यादा रेयर माने जाते हैं, बिकॉज वो माइंस ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो जो चीज़ आज अवेलेबल ही नहीं है उसकी रेरिटी बढ़ गई। ऐसा नहीं है कि कोलंबियन के अंदर क्वालिटी उससे डाउन है या पंजशीर में उसके ऊपर है, बट रेरिटी फैक्टर आ गया बीच में। और ऑफकोर्स जो कलर एक डिपॉजिट का आता है वो दूसरे डिपॉजिट से जरूरी नहीं है सिमिलर हो, क्योंकि अगर आप जाम्बियन और कोलंबियन एमरल्ड देखेंगे तो जाम्बियन के अंदर ब्लू कलर की ह्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बिकॉज इनहेरेंटली वहाँ जो डिपॉजिट है उसका कैरेक्टर पॉसिबली कोलंबियन से डिफरेंट है। और बेसिस ऑफ इंक्लूजन हम लोग यूजली ये चीज़ें जो हैं इसको एक दूसरे से अलग करते हैं। उसके अलावा इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हायर टेस्टिंग मशीन जैसे LRS, लेजर रमन स्पेक्ट्रोस्कोप पे हम स्पेक्ट्रम पीक्स लेते हैं। स्पेक्ट्रम पीक्स के डिफरेंस के ऊपर आप हमेशा जो है माइन ओरिजिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रू ट्रू ट्रू। अगर मैं लैब की बात करता हूँ तो अगर माइन ओरिजिन आपको जानना है तो आपके सर्टिफिकेशन की कॉस्ट जो यूजुअली 500, 600, 1000 रुपये होती है, वो हज़ारों रुपए में चले जाती है, 5-6 हज़ार में पहुँच जाती है। इनफैक्ट इफ वी टॉक अबाउट गुड हायर लेवल, व्हेन आई से हायर लेवल क्वालिटीज मींस बिकॉज उनके पास पैराफर्निलिया इतना बड़ा है, करोड़ों रुपए की मशीन अंदर लगी हैं, मगर बेस्ट पार्ट है सिर्फ मशीन लगाने से काम नहीं होता ऋषि। यू नीड एन आई ऑल्सो। उस मशीन, वो आपको मशीन क्या बता रही है, आपको वो समझने की नॉलेज बहुत जरूरी है। लेट्स से आप एक्सरे देख रहे हैं, सब सारी दुनिया को पता है ये एक्सरे है, बट डॉक्टर आपको बताएगा कि हड्डी कहाँ टूटी हुई है। वेरी ट्रू। डॉक्टर आपको देख के बता सकता है यहाँ हड्डी टूटी हुई है, एक लेमैन को तो दिखेगा भी नहीं। एग्जैक्टली। सो दिस इज वेयर जेमोलॉजी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी जरूरी है कि जो आप जो टेस्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको बता के आ रहा है। ट्रू ट्रू ट्रू। सो कमिंग बैक, जैसे आपने मुझे रूबीज़ का बताया, एमरल्ड्स का बताया, अब मैं डायमंड के बारे में बात करना चाहता हूँ, एंड देन आई विल टॉक अबाउट द अदर स्टोन्स आल्सो, कि ओरिजिन वाइज कि कौन सा ओरिजिन है जो कि ऑफ कोर्स द रेयरेस्ट था, जिसकी आज की डेट में जहाँ पे माइनिंग नहीं होती है, ख़त्म हो चुका है। So तो गोलकोंडा, you are just referring to the Golconda mines, Yes. because
अगर हम 1725 से पहले की बात करें तो इंडिया वाज एक्चुअली द ओनली नोन सोर्स ऑफ डायमंड्स यस टिल बीसी। वाओ इट इज ओनली कि एक फ्रेंच ट्रैवलर था, बैप्टिस्ट टैवर्नियर करके उसका नाम था, वो तकरीबन 1725-26 के दौरान इंडिया आया और उसको वहाँ पता चला कि यहाँ पे डायमंड्स हैं। उससे पहले डायमंड लोगों को पता ही उससे नहीं था पहले लोगों को डायमंड्स पता ही नहीं था, एंड वो यहाँ से कुछ डायमंड्स लेके भी गया। इसका हिस्ट्री में बहुत बड़ा मेंशन है। अगर आप बैप्टिस्ट ट्रैवनियर के बारे में सर्च करेंगे तो आपको शायद हज़ारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बिकॉज ही वॉज अ ट्रैवलर हु यूज्ड टू ट्रेड इन लॉट ऑफ थिंग्स, इवन थिंग्स लाइक स्पाइसेस एंड क्लॉथ ऑल्सो। बट वो बहुत नॉलेजेबल था उस टाइम के हिसाब से। उसके बाद सन 1726 में ब्राज़ील में डायमंड्स के डिपॉजिट निकले, बिकॉज अब उन लोगों को डायमंड के बारे में पता चल गया था। मगर वो जितनी जल्दी निकले उतनी जल्दी ही डिप्लीट हो गए, बिकॉज वो ख़त्म करते चले गए। उन डायमंड के डिपॉजिट इतनी जल्दी ख़त्म हुए। और इसी तरह आज मेजर वर्ल्ड के डिपॉजिट जो हैं वो अफ्रीका में है, कुछ कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी माइन थी आर्गाइल जो पिंक डायमंड्स के लिए फेमस थी, आपको मालूम होगा, Rio वो Tinto, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट अभी भी डिपॉजिट्स वर्ल्ड में कई जगह निकलते हैं। तो बेस्ट डायमंड्स आई वुड से कि डेफिनेटली गोलकुंडा के थे, बिकॉज जो स्पार्कल, जो लस्टर उन डायमंड्स के अंदर है, शायद ही वो और कोई माइन उसको बीट कर पाए। तो ये हमारे लिए एज एन इंडियन बड़ी प्राउड बात है कि द बेस्ट इन हिस्ट्री, इनफैक्ट अगर आप बहुत बड़े और फेमस डायमंड्स के बारे में पढ़ोगे तो वो सब भी मेजरली इंडिया से ओरिजिनेट करते हैं। awesome very 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 nice It is not necessary that every Golconda diamond is also going to be the same quality. बिकॉज मैंने बोला है कि दे आर नेचुरल ओरिजिन्स, तो ऐसा भी हो सकता है कि गोलकुंडा का भी कोई डायमंड इन्फीरियर क्वालिटी हो सकता है, तो पॉसिबली किसी अदर माइन का, किसी अफ्रीकन माइन का कोई ऐसा डायमंड है जिसकी क्वालिटी एक गोलकुंडा माइन के डायमंड से सुपीरियर है, तो ऑब्वियसली तो उस केस में गोलकुंडा उससे कंपैरिजन में जो है वो बेटर नहीं आ सकता। राइट तो आज की डेट के अंदर गोलकोंडा माइंस दे आर एक्सटिंक्ट। और कहाँ पे थी इंडिया में, विच पार्ट ऑफ द हैदराबाद। हैदराबाद तो हैदराबाद हमारी कंट्री ने दोबारा ट्राई भी करा माइनिंग करने का उसके बाद, या ऋषि ये यूजली जो है डायमंड्स के या तो किम्बरलाइट पाइप्स एक अर्थ के अंदर बहुत बड़ी, आप समझ लीजिए कि फनल शेप पाइप कही जाती है, जो कि सबसे बड़ी जो मीरना माइन कही जाती है, वो ऑलमोस्ट कुछ किलोमीटर, अफ्रीका, हाँ कुछ किलोमीटर चौड़ी है। अगर आप एक फनल की शेप सोचें और सोचें कि उसका टॉप जो है वो किलोमीटर का है, तो आप सोचो वो कितनी बड़ी फनल है। तो ये किम्बरलाइट डिपॉजिट्स जो हैं ये वर्ल्ड में जगह जगह होते हैं। इसके अलावा कुछ जगह अलूवियल डिपॉजिट्स का मतलब ये है कि अगर पर्टिकुलरली कहीं पे अर्थ में कोई डिपॉजिट है और वहाँ से कोई वाटर बॉडी निकल गई और वो उसको साथ ले गई, तो फिर वो तो वहाँ पे अलूवियल डिपॉजिट्स आ जाते हैं। तो Okay. उस केस के अंदर ये है कि जितनी किम्बरलाइट पाइप्स हैं इनकी एक पर्टिकुलर लाइफ है डिग करने की, एक सर्टन टाइम के बाद जो है वो डेंजरस हो जाती है माइन करने के लिए। बट अभी भी इंडिया के अंदर देयर इज अ पन्ना माइन, इफ यू नो अबाउट इट, मध्य प्रदेश के अंदर, और उड़ीसा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी करके। इनफैक्ट पन्ना के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पीछे कुछ न्यूज़ में भी था कि लोगों के घरों में हीरे निकल रहे थे, बिकॉज दे वर नथिंग बट डिपॉजिट्स व्हिच वर देयर, एंड व्हेन यू डिग इट अप तो पॉसिबली कहीं से कुछ पीसेस निकल आए होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी जगह पे हीरे फैले हुए हैं, बट देयर इज अ पर्टिकुलर life of the mine, which means that you can dig it up to a certain level and whatever the deposits you can take out, तो वो उसकी एक्सट्रैक्शन रहती है। उसके बाद then those places are unsafe for mining. This applies to almost any mine.